अरे कल जो है वो हमने जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए थे। ये दानिश तक खाना ज़रा मुझे कहाँ तक किया था हमने? अच्छा, मतलब इनको डिफ़ाइन किया था, ठीक है, फाई और इनको फिगर ये बनी हुई है ना आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जो ये फिगर है इसके अंदर हमारे पास आर, थीटा और फाई, ठीक है, ये हम अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसका कंसेप्चुअल ट्रीटमेंट देख रहे हैं। उस फिगर को हमने क्या नाम दिया था? ए फिगर का नाम दिया था, हाँ, ए सी। अब फिगर सी जो है इसके अंदर आर, थीटा और फाई, ठीक है, ये जो आर, थीटा और फाई हैं ये पॉइंट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज, ठीक है, in the direction of increase of corresponding coordinates, ठीक है। यानी कि ये जो आर, थीटा और फाई है हमारे पास, ये मैं डायाग्राम बना ही लेता हूँ, इसके बगैर मज़ा नहीं आएगा काम करने का, ठीक है। ये हमारे पास वाई, जेड और एक्स, ठीक है, और इधर से ये हमने पॉइंट पी लिया था, इसको हमने कहा था ये फाई है, ये आर यूनिट वेक्टर है और ये थीटा यूनिट वेक्टर है। यहाँ से ये कोई एंगल डाउन आ रहा था थीटा, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको इसके साथ मिला दें और यहाँ से भी एक ड्रा करें इधर, तो ये हमारे पास एंगल बन रहा था फाई और ये पोजीशन वेक्टर आर है आपके पास, ठीक है जी। यही हमारे पास थी फिगर सी। अब इस फिगर सी के अंदर जो आपके कारस्पॉन्डिंग आर, थीटा और फाई हैं, ये कारस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, अब आर, थीटा और फाई जो है इसके कारस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? यूनिट वेक्टर के थीटा, आर, थीटा और फाई, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके आर, थीटा और फाई जो है वो कारस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर क्या आ रही है, इनके अंदर चेंज आ रही है, दे आर चेंजिंग। अगर आप पॉइंट पी को मूव करेंगे, यानी कि पॉइंट पी यहाँ से हिलकर किसी अगली जगह पर चला जाता है या उससे और ज़्यादा आगे जो है वो मूव कर जाता है, तो फिर ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनके अंदर क्या है, इनके अंदर चेंज आएगी। अब ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्म करते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि ये तीनों आर, थीटा और फाई जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि कोई ऐसे कोऑर्डिनेट्स के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो दे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। बेसिस सेट्स जस्ट लाइक एक्स, वाई, जेड यूनिट वेक्टर्स,
जैसे कि एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग इसके कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं, आर थीटा और फाई, आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर। तो अब आप सपोज करें कि हम कोई एक वेक्टर लेते हैं, जस्ट सपोज के कोई वेक्टर ए लेते हैं, सपोज वी टेक एनी वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए लेते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड express in terms of spherical coordinates, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वेक्टर ए जो है ये हमारे पास ए आर यूनिट वेक्टर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा। तो इसको कह दें कि ये कोई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं ए एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई यूनिट वेक्टर, ए जेड यूनिट वेक्टर, तो ये आप कार्टेशियन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये वाला हमने किस में लिखा है, स्फेरिकल के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको राइट डाउन किया। अब यहाँ पर ए आर, इसके अंदर ए थीटा और ए फाई, ए आर रेडियल कंपोनेंट है, ए थीटा पोलर कंपोनेंट है और ए फाई एजीमुथल कंपोनेंट, ठीक है। इन इक्वेशन 1 ए आर रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद ए थीटा पोलर कंपोनेंट है, देन ए फाई एजीमुथल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये स्फेरिकल के अंदर हमारे पास जो है ये कंपोनेंट्स हैं। अब आप इनको अगर लिखें इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि मैं ये जो है आर थीटा और फाई इसको रिलेट करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो वो कैसे करते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस से। मैंने आपको बताया था कि रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है कि वो ये शायद एमएमपी के अंदर आप उसको पढ़ें रोटेशन ऑफ एक्सिस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है उसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई, तो इनको इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम इनको राइट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जेड यूनिट वेक्टर, ये एक आ गई इक्वेशन। इसी तरह थीटा यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा जेड यूनिट वेक्टर।
ये दूसरा हो गया। उसके बाद थर्ड वन यानी कि फाई यूनिट वेक्टर माइनस साइन फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस कॉस फाई वाई यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको कोई आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, जिसके अंदर हमने आर थीटा फाई को एक्स वाई जेड के साथ जो है वो रिलेट किया। अब ये जो आर थीटा और फाई है, ये आर थीटा और फाई यूनिट वेक्टर जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट पी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आर थीटा एंड फाई आर associated with particular point P। ठीक है, ये जो पॉइंट P आपने यहाँ पर लिया जो कि फंक्शन है आर थीटा फाई का, इसके साथ ये एसोसिएटेड हैं और इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। आर थीटा और फाई की डायरेक्शन चेंज होती है एज पी मूव अराउंड, यानी कि पी जो ही यहाँ से मूव करेगा उधर फिगर के अंदर उस पोजीशन से जो ही मूव करेगा तो उसकी इनकी जो डायरेक्शंस हैं उनके अंदर क्या आएगी, चेंज आएगी। एंड दे चेंज डायरेक्शन एज पी मूव अराउंड, कि जब P जो है वो मूव करता है। अब R जो है यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है R यूनिट वेक्टर की, ये क्या R एक पोजीशन वेक्टर है और इसकी यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर रेडियल डायरेक्शन, यानी कि अलोंग द रेडियस। तो हम जब इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे कि ये रेडियली आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है। तो आर यूनिट वेक्टर ऑलवेज पॉइंट रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है अलोंग द रेडियस। और ये जब ये रेडियली आउटवर्ड करेगा डायरेक्शन के अंदर तो ये फिर अलोंग एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, ये अलोंग वाई डायरेक्शन भी होता है और ये किसी और डायरेक्शन के अलोंग भी हो सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी along x direction, y direction or any other direction, यानी कि एनी अदर डायरेक्शन और क्या z डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ये फिर रेडियली आउटवर्ड हो सकता है। अच्छा, अब मुझे एक और फिगर यहाँ पर बनानी पड़ेगी इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको हम फिगर डी का नाम जो है वो दे देंगे। तो ये उसी तरह आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ पर माइनस वाई, z माइनस z,
एक्स और माइनस एक्स। ये कोई फिगर डी आपके पास, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है बी वेक्टर और इधर ये है ए वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट 1 और इधर -1। अब यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो वाई यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक है, और बी जो है वो -y यूनिट वेक्टर के बराबर है। ऐसे ही है, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस, तो ये दोनों वेक्टर इसके बराबर हैं। तो ये फिर जो दोनों हैं ए और बी, तो इनको आप आर की फॉर्म में लिख सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि ये दोनों वेक्टर ए और बी जो हैं, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम would be written as R unit vector in spherical coordinates। तो इनको आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करने पड़ेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो टू डू दिस we have indicate the point of reference। तो इसको करने के लिए फिर आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, यानी कि आर थीटा फाई, थीटा यूनिट वेक्टर थीटा फाई, फाई यूनिट वेक्टर थीटा फाई। ठीक है, इसके अंदर इस तरह आप इसको करेंगे। अच्छा, अब इस तरह करके तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसमें कोई इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी भी नहीं है। कोई रेफरेंस पॉइंट लें, थीटा फाई को ले लिया आपने, उसके मुताबिक आर थीटा और फाई को आपने डिस्क्राइब जो है वो कर लिया। लेकिन अगर हम कंबाइन करना चाहें स्फेरिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को जो एसोसिएटेड एंड डिफरेंट पॉइंट्स के साथ, स्फेरिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की बात नहीं होनी चाहिए, कि अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं स्फेरिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, तो टू कंबाइन स्फेरिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स associated with different points, जो कि एसोसिएटेड हैं डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। तो अगर आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के साथ, तो मैं अगर लिखूं कि ए प्लस बी, तो ये मेरे पास 0 यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर या 0 वेक्टर।
तो ये आपके पास 2r यूनिट वेक्टर तो नहीं आएगा जिस तरह इस फिगर के अंदर आपने शो किया, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये तो मैंने ऐड किया, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो a डॉट b -1 डॉट 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि इस तरह तो इसका ऑपरेशन नहीं हम कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट पॉइंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, हम अगर कहेंगे जी कि सिंपल हम उसके ऊपर वेक्टर एडिशन या वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को लगा के इसको कर लें तो उससे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं, वो ये इधर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको किया तो नल वेक्टर आया, 2r यूनिट वेक्टर नहीं आया, यानी कि जमा हो के वो 2r यूनिट वेक्टर बन जाए, और जब आपने a डॉट b किया तो तब भी -1 के बराबर आया, कोई r यूनिट वेक्टर नहीं आया आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह तो पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास कि हम इनको इस तरह सिंपली जो करके जो है वो डिस्क्राइब कर सकें। अब जो आपके पास डिफरेंशिएटिंग वेक्टर है, ठीक है, the differentiating vector that is expressed in spherical coordinates, जिसको आप एक्सप्रेस करें स्फेरिकल डिफरेंशिएटिंग, यानी कि ऐसा वेक्टर के जिसको आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर सिंस द यूनिट वेक्टर्स, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, themselves are the function of position. For example, curly r unit vector curly theta is equal to theta unit vector, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो फंक्शन है पोजीशन के, ठीक है। जैसे हमने इसको लिखा है करली आर यूनिट वेक्टर, अब ये आर थीटा वाई एक्चुअली सारी जो हैं ये उस पॉइंट पी की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जैसे एक्स वाई और जेड पॉइंट पी की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसके अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जो आर थीटा और फाई हैं, अब मसलन आप इसका इंटीग्रल जो है वो बनाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम का लेते हैं, सरफेस का लेते हैं, या जो भी लाइन का लेते हैं इंटीग्रल, तो आर थीटा और फाई तीनों वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर थीटा और फाई तीनों वेरिएबल्स हैं। तीनों वेरिएबल्स का मतलब है कि तीनों चेंज हो रहे हैं। तो जब तीनों चेंज हो रहे हैं तो आप जब इंटीग्रल लेंगे तो फिर इनमें से किसी एक को भी आप बाहर इंटीग्रल से नहीं निकाल सकते। उसकी वजह यह है कि जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन किसके ऊपर की जाती है, वेरिएबल के ऊपर की जाती है, ठीक है। तो आर थीटा और फाई को आप कभी भी इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि तीनों जो हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो आर थीटा एंड फाई कैन नॉट
be taken out of the इंटीग्रल। तो इनको आप इंटीग्रल से बाहर जो है वो नहीं लगा सकते, जैसे कि आपने एक्स वाई और जेड के साथ किया था। एक्स वाई जेड भी तीनों वेरिएबल हैं, उनको भी नहीं आप निकाल सकते, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप नहीं निकाल, ठीक है जी। अब हमने जो है वो डिटरमिन करना है इसका लेंथ एलिमेंट। पीछे हमने लेंथ एलिमेंट डिटरमिन किया हुआ है, लेकिन वो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स लगाकर उसको डायरेक्ट कैलकुलेट किया था उस फॉर्म के अंदर। यहाँ पर हमने ज़रा फिजिकली देखना है कि मैं अब यहाँ पर 3 फिगर्स बनाऊंगा, यानी कि तोड़ दूंगा फिगर को, 3 फिगर्स के अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को ब्रेक कर दूंगा, ताकि वहाँ से हमें इसका फिजिकली पता चलेगा कि किस तरह हमारे पास जो लेंथ का एलिमेंट है वो आता है। नो यू कैन सी के पहले नंबर पे मैं ये फिगर एक बनाता हूँ जो ये आर पोजीशन वेक्टर है, ये इसके अंदर आ रही है डी आर चेंज, डी तक हमने कहा था इसको कहते हैं ई, डी के बाद ई फिगर आ गई। उसके बाद दूसरी फिगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो इसकी आर्क लेंथ आर डी थीटा, ये फिगर मेरे पास बी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ तीसरी फिगर के ऊपर। यहाँ से एक लाइन लें और इसके साथ उसको टच कर दें, इसको इसके साथ मिला दें और ये जो है इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है जी। तो इधर से जो ये वाला एंगल बन रहा है ये डी फाई है, ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा बन रहा है, ये आपके पास थीटा एंगल है, ये आर है, और ये वाला जो है हमारे पास कंपोनेंट ये आएगा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। ये फिगर सी हमारे पास आ गई। अब मैंने उसी एक फिगर को 3 के अंदर तोड़ दिया, फाई यूनिट वेक्टर के लिए, थीटा यूनिट वेक्टर के लिए और आर यूनिट वेक्टर के लिए, तीनों के लिए मैंने तोड़ दिया। इन तीनों से आपके पास लेंथ के एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे। तो पहले नंबर पे अगर हम देखें कि जो एन इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, अगर हमारे पास इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इन द आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इज सिंपली डी आर, यही है। इसके अंदर कितनी चेंज हो रही है, डी आर चेंज जो है वो इसके अंदर हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं डी एल आर इज इक्वल टू डी आर, ये कोई इक्वेशन ए आ जाएगी। अब जो इनफाइनाइटिसिमल हमारे पास लेंथ का एलिमेंट है थीटा के लिए, यानी कि थीटा डायरेक्शन में,
an infinitesimal of length element in थीटा डायरेक्शन। तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी फिगर बी, ठीक है। तो फिगर बी को अगर आप देखें तो जो इसका लेंथ एलिमेंट होगा वो कितना होगा, आर डी थीटा, ये है ना आर्क लेंथ ये वाली। तो डी एल थीटा आर डी थीटा के बराबर होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक होगी बात। नो, अब तीसरा रह गया हमारे पास, एन इनफाइनाइटेसिमल लेंथ एलिमेंट इन द फाई डायरेक्शन। और इसके लिए हमारे पास कौन सी फिगर होगी, और ये मैंने इनको गलत नाम दिया, ई एफ जी करें इसको, ठीक है, क्योंकि सी तो पहले ही हमने बनाई हुई थी। तो इधर भी इसको कर लें एफ, ठीक है। तो फाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फिगर जी इसको डिस्क्राइब कर रही है, इसके लेंथ एलिमेंट को। तो आप देखें कि अब ये आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट बन रहा था आर साइन थीटा डी फाई, इस कंपोनेंट के साथ कितनी चेंज आ रही है, इस कंपोनेंट के साथ चेंज डी फाई की आ रही है उसकी रोटेशन में। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डी एल फाई है वो आर साइन थीटा डी फाई के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन सी आ गई। तो अब आपका जो टोटल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, 10 द जर्नल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डी एल। तो सारों को जमा कर दें, ए बी सी को क्या करेंगे आप, जमा कर देंगे। तो जब ए बी सी को आप जमा करेंगे तो डी एल हमारे पास आ जाएगा डी आर, आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई, फाई यूनिट वेक्टर। So that is equation D, small d। यह आपने उधर भी निकाला था, याद करें आप, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको आपने कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको ज्योमेट्रिकली जो है वो इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये तो लेंथ का एलिमेंट आपका निकल आया। कर्विलीनियर से भी आपने इसको किया था कैलकुलेट, ठीक है। वहाँ पर वो H1, H2, H3, Q1, Q2, Q3, Q1 यूनिट वेक्टर, Q2 यूनिट वेक्टर और Q3 यूनिट वेक्टर, उसको हम देखते हैं। अच्छा, नो, अब जो इनफाइनाइटेसिमल हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। वॉल्यूम डी ऑफ टाउ,
ठीक है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर होगा, ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगी किन की, इनफाइनाइटिसिमल डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि उन तीनों को आपस में ज़रब दे देंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इज द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइटिसिमल डिस्प्लेसमेंट्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगी इनफाइनाइटिसिमल डिस्प्लेसमेंट्स की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि डी ऑफ टाउ इज इक्वल टू डी एल आर डी एल थीटा डी एल फाई। Now substitute the values of dlr, dl theta and dl phi. So now you can get d of tau r into r sine of theta dr d theta d phi. So d of tau is equal to r square sine theta dr d theta d phi. This is equation number E. ये आपके पास कोई इक्वेशन नंबर ई जो आ गया। अब अगर आप जो है वो ये चाहते हैं कि यू विल कैलकुलेट सरफेस एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपने लेंथ का एलिमेंट और लेंथ का जर्नल फार्मूला देखा है और वॉल्यूम का जर्नल फार्मूला देखा है इसके अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सरफेस को भी कैलकुलेट करके देखा जाए, तो उसको भी हम करके देख लेते हैं कि सरफेस में ऑब्वियसली फिर तीनों डायमेंशंस तो नहीं आएंगी, उनमें से आपको कोई दो डायमेंशंस जो हैं उनको उठाना पड़ेगा सरफेस को डिस्क्राइब करने के लिए। जी क्या करें? हाँ, वो ये सरफेस एलिमेंट एरिया एलिमेंट ही होता है, जहाँ एरिया 2D में होता है ना, वॉल्यूम 3D में होती है, लेंथ 1D के अंदर होती है। बस ये आपके जहन में होना चाहिए, सरफेस हमेशा 2D में, लेंथ 1D के अंदर, वॉल्यूम 3D के अंदर जो है वो होता है। अच्छा जी, अब आ रहे हैं आप सरफेस एलिमेंट के लिए। फॉर सरफेस एलिमेंट DA, अब सरफेस एलिमेंट DA के लिए हम कोई जर्नल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि मुख्तलिफ सरफेसेस के जो होते हैं वो मुख्तलिफ एरिया एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस के ऊपर, कि आपने सरफेस को क्या ओरिएंटेशन दिया। तो अभी आपने पीछे तो जर्नल एक्सप्रेशन निकाले हैं ना, जर्नल एक्सप्रेशन लेंथ का भी निकाल लिया है, वहाँ पर आपको किसी ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं थी, आपने वॉल्यूम का भी निकाला। इधर आप सरफेस की ओरिएंटेशन देखनी पड़ती है, किस सरफेस किस डायमेंशंस, किन दो डायमेंशंस के अंदर है। जैसे आप एक्स वाई जेड को लेते हैं तो एक्स वाई जेड का क्या होती है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब ये तीनों ओरिएंटेशन जो हैं ये क्या हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो फॉर सरफेस एलिमेंट DA वी कैन नॉट give a journal expression because it depends upon the orientation ऑफ सरफेस, क्योंकि ये सरफेस की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, हम कोई जर्नल नहीं कर सकते।
अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। भाई जो भी ज्योमेट्री है, चाहे स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, जो भी है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी स्फीयर की सरफेस ले, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ स्फीयर की। अब जाहिर बात है आपको इस बात का पता है कि स्फीयर जो है वो 3D के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मैं एक स्फीयर मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर कोई ये एलिमेंट है, ठीक है। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको हम शेडेड कर देते हैं। ये अब जो है इसका ये DA1 हमारे पास एरिया एलिमेंट है इसका। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर एक लाइन ये लेके आए, एक लाइन ये लेके आए, इसके दरमियान में ये एक एरिया एलिमेंट बन गया। ये DA2 है। तो पीछे D तक हमारी फिगर्स थी, ये E तक थी। इसको अगर D तक थी तो इसको E कह लेते हैं, G तक थी तो H होगी, फिर ये फिगर H आ गई हमारे पास, ठीक है। इसमें आप देखें कि दो एरिया एलिमेंट्स हम शो कर रहे हैं, एक DA1 को कर रहे हैं और एक DA2 को जो है वो शो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या लिया, एक स्फीयर ले लिया। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर ए स्फीयर, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी स्फीयर के ऊपर, फॉर इंस्टेंस R इज कांस्टेंट, तो R जो है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, ये R वेक्टर जो है ये कांस्टेंट है, तो वेयर एज थीटा एंड फाई चेंज, एज शोन इन फिगर H, जैसा कि आपको फिगर H के अंदर दिखाया गया है। तो इसके अंदर DA1 हमारे पास आ जाएगा DL थीटा DL फाई R यूनिट वेक्टर। अब इसमें DL थीटा और DL फाई की वैल्यूज रखें तो R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई R यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये एक एरिया एलिमेंट DA1 निकल आया। ऑन द अदर हैंड, अब अगर आप जो है वो सरफेस ले जो कि XY प्लेन में है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है जी, दूसरी साइड पर इफ सरफेस लाइज इन XY प्लेन, अगर सरफेस लाई कर रही है XY प्लेन में, तो से थीटा इज कांस्टेंट, ए को आप कांस्टेंट कर लें, थीटा कांस्टेंट है, तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो R और फाई वेरी करेंगे, वाइल R एंड फाई वेरी, ठीक है जी, इनके अंदर वेरिएशन आएगी। तो अब DA2 जो है हमारे पास, DA2 की वैल्यू DLR
डी एल फाई थीटा यूनिट वेक्टर, यानी कि आर डी फाई थीटा यूनिट वेक्टर आ जाएगी। ठीक है, ये पीछे हमने कितनी इक्वेशनों का नाम दिया था, इसको भी दे लें। डी तक थी इक्वेशन, ई तक थी, इसको एफ कह लें, इसको जी कह लें। ठीक है जी, अब यहां पर नोटिस करें कि इनकी जो रेंजेस हैं, नो रेंजेस, जो आर है इसकी रेंज जो है ये जाती है थीटा 0 टू इन्फिनिटी। जो फाई है इसकी जाती है 0 से 2 पाई तक, और जो थीटा है इसकी जाती है 0 से पाई तक। तो अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें अभी हमने जो वेक्टर डेरिवेटिव्स हैं उनको लिखना है, यानी कि कर्ल, ग्रेडियंट और इन चीज़ों को राइट डाउन करना है। तो वो फिर मैं कल वाले लेक्चर में जो है उसको करूँगा।